हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम बात करेंगे काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग के बारे में। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग का मतलब है जब हम किसी चीज़ को काउंटर करने के लिए सोचते हैं। काउंटर करना मतलब जब आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हो और वो चीज़ नहीं होती है तो आप उसको काउंटर करने के लिए अपनी थिंकिंग, आपके अंदर जो थिंकिंग आती है या फिर आप कुछ और सोचते हो उस सिचुएशन को बदलने के लिए, तो वो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहलाती है। इसमें जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझें, अगर इसे, तो जैसे सपोज आपका जो स्कोर है एग्जाम में वो जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ऐसे होता है ना। तो कोई ऐसा पर्सन है जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका ए आएगा लेकिन उसका स्कोर सी आ जाता है, तो ऑब्वियसली वो बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। उसके माइंड में थॉट्स आते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है, कहाँ मेरे से गलती हुई है। और उसके बाद वो ये सोचता है, ढूंढता है कि कहाँ मेरी गलतियां हुई हैं क्या। तो फिर बाद में जैसे उसके माइंड में ये थॉट भी आता है कि हो सकता है मैंने ठीक से मेहनत नहीं करी है, तो अगली बार मैं मेहनत अच्छे करूंगा और भी ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, अच्छा ग्रेड लेके आऊंगा। तो आपको जो डिसअपॉइंटमेंट हुई और आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला, इस वजह से आपके माइंड में जो थिंकिंग आ रही है उसको बोलते हैं काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। ये यूजुअली कब नजर आती है? जब हम डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हैं। तो जब भी हम किसी चीज को लेके डिसअपॉइंट हो जाते हैं तो हमारे माइंड में जो थिंकिंग आती है उसको बोलते हैं काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। इसमें भी दो तरह की होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो जैसे काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में ये बता रहे हैं कि सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे जो ये दे रहे हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सपोज आपको ये पता चलता है कि एक ऐसा पर्सन है जो डेली अपनी कार ड्राइव करके जाता है और रास्ते में कभी किसी को लिफ्ट नहीं देता है, ठीक है। और एक दूसरा पर्सन है, पर्सन बी, जो रोज अपने कार में किसी को लिफ्ट देते हुए जाता है, ठीक है। अब आपने ये सुना कि जो एक पर्सन ए था जो कभी अपनी कार में किसी को लिफ्ट नहीं देता था, लेकिन एक दिन उसने एक पर्सन को लिफ्ट दे दी क्योंकि वो उसने सोचा कि इसको बहुत ज्यादा जरूरत है। मे बी वो पर्सन बहुत ज्यादा सामान लेके खड़ा हुआ था या वो पर्सन बीमार दिख रहा था, तो इस पर्सन ने अपनी कार में उसको लिफ्ट दे दी। और क्या हुआ, उसी दिन वो उसको रॉब करके चले गए, मतलब चोरी करके चले गए उसके सामान की, वहां से उसको लूट लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पर्सन कभी लिफ्ट नहीं देता था, एक ही दिन उसने लिफ्ट दिया, उसी दिन उसको लूट लिया चोरों ने। दूसरा पर्सन बी था जो रोज लोगों को लिफ्ट दे रहा था, रोज रोज देता था, ठीक है। उसके साथ भी एक दिन ऐसा हुआ, उसको भी एक दिन उसने लिफ्ट दी और किसी ने उसको लूट लिया। अब इस केस में आप ये बताओ आपको किससे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी? इस वाले से होगी जिसने कभी लिफ्ट नहीं दी थी, एक ही दिन दी थी और उसी दिन वो लुट गया। और ये वाले पर्सन से होगी कि जो रोज ही देता था और ये एक दिन ऐसा हुआ इसके साथ कि इसकी लूट के ले गए। तो जैसे मोस्टली ये देखा गया कि ज्यादातर लोग किसके साथ सिंपथाइज करेंगे? इस पर्सन के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कभी लिफ्ट किसी को नहीं देता था। पता नहीं, लोग कहेंगे कि शायद इसकी किस्मत उस दिन खराब थी जो इसने उस पर्सन को लिफ्ट दी और उसने उसको लूट लिया, अदरवाइज वो कभी किसी को लिफ्ट देता नहीं था। पर्सन बी के साथ कोई सिंपथाइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबका कहना यही होगा कि इसकी तो आदत है, रोज रोज लोगों को लिफ्ट देता है, तो ऐसा तो होना ही था। तो इस केस में हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक ही दिन तो दी थी। इस केस में हम बोल रहे हैं कि ऐसा तो होना ही था क्योंकि उसकी आदत थी और वो ऐसा कर रहा था, तो ये चीज तो होनी थी, तो वो रिस्क लेके ही चल रहा था। ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम किससे ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं? इस वाले पर्सन से ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं क्योंकि हमें उसकी जो उससे एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो इस तरीके से उसके साथ कोई चीज होगी। तो इस केस में हमें क्या हो रहा है, हमारे अंदर एक काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग आ रही है जो हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दैट इज कॉल्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। तो जब भी डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं तो हमें काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग होती है, हम काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग करते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग के ना और भी इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स का मतलब ये है कि कई बार उस तरह से सोचने से हमें बहुत अच्छा भी लगता है, हमारा मूड जो है वो बूस्ट हो जाता है। और कई बार हम उस तरीके से सोचते हैं तो हमें बहुत डिप्रेस भी फील होता है। दोनों चीजें हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कि हम अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल सोचते हैं या डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल सोचते हैं। तो अगर आप बेटर आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा बेटर आउटकम एक्सपेक्ट किया था, आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपके ए आएंगे लेकिन आए सी, तो बेटर आउटकम एक्सपेक्ट करने को बोलते हैं अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल। उस केस में क्या होता है, जब रियलिटी में वो चीज नहीं आती तो हमें रिग्रेट और डिससेटिस्फैक्शन फील होती है,
ठीक है। तो अगर हमने बेटर आउटकम एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा नहीं होगा और वो चीज हो जाए, तो हमारे अंदर डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। वही अगर हम डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल करते हैं, डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल कैसे होता है कि हमने पेपर तो अच्छा दिया है लेकिन हम फिर भी सबको बोल रहे हैं कि ठीक है बी से ज्यादा नहीं आएंगे, बी आएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो फ्रेंड्स आपस में पूछते हैं कि पेपर कैसा हुआ, तो वो बोलते हैं नहीं ज्यादा खास नहीं हुआ है, सही हुआ है, और उनके नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो वो एक तरीका होता है अपने आप को खुश करने का। क्यों? क्योंकि आपने ये एक्सपेक्ट किया कि आपके बी तक आ जाएंगे, लेकिन आता क्या एक्चुअल में अगर ए आ जाए तो आपको कितनी खुशी होगी। तो डाउनवर्ड का आपने एक्सपेक्ट कम किया था, ज्यादा आ गया। तो डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग मतलब आप जो रियलिटी है उससे कम एक्सपेक्ट करो, ताकि जब वो रियल में ज्यादा आए तो आपको अच्छा लगे। फायदा ये है कि अगर रियल में कम आते हैं तो आपको इतना ज्यादा डिप्रेशन भी नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। अब काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग करने का एक बेनिफिट ये होता है कि जब हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है तो हम क्या सोचते हैं कि वो क्यों हुई, हम उसके पीछे का रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने ऐसा सोचा ही नहीं कि वो क्यों हुआ, तो अगली बार हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो जब आप ये सोचते हो कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों हुई, डिसअपॉइंट होते हो, आप उसके ऊपर टाइम लगाते हो, सोचते हो, तभी आप नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। तो ये इसका बेनिफिट है कि जब काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग होती है तो हम नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने बताया हुआ है कि डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग मतलब हम खराब आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन अच्छा उससे बेटर आता है तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है। अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग हम बेटर एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन उतना बेटर नहीं आ पाता है तो हमें बुरा लगता है। और अगर हम फोकस करते हैं कि नेगेटिव आउटकम क्यों आया था, तो उसकी वजह से हम अपनी बेटर स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो ये 3 टाइप की काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में हम इन्वॉल्व होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारी सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है जो हमारा किसी चीज को लेके एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम उस पर्टिकुलर चीज को लेके पॉजिटिव हैं या उसको लेके नेगेटिव हैं। उसके एटीट्यूड के अंदर 3 चीजें आ जाती हैं जिसको हम ABC भी बोलते हैं, ABC ऑफ एटीट्यूड। ए से अफेक्टिव कंपोनेंट है, इमोशनल। अफेक्टिव मतलब इमोशनल, किसी चीज को लाइक करना या डिसलाइक करना। बी से बिहेवियरल कंपोनेंट है, मतलब आप उसकी तरफ किस तरीके से बिहेव करते हो। और सी से कॉग्निटिव कंपोनेंट है, आपका बिलीफ उसको लेके कैसा है। तो ABC ऑफ एटीट्यूड बोला जाता है इसको। एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है? एटीट्यूड फॉर्मेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू हम एटीट्यूड फॉर्म कर सकते हैं, किसी को रिवॉर्ड देके उसके काम के लिए या पनिशमेंट देके। बच्चे ऑब्जर्वेशन लर्निंग से बहुत सारी चीजें अपने घर में देख देख के एटीट्यूड बना, जैसे जिसकी तरफ फैमिली वालों का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, बच्चों का भी एटीट्यूड उनकी तरफ पॉजिटिव हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग से भी एटीट्यूड फॉर्मेशन हो सकती है। ऐसे ही जेनेटिक्स का भी बहुत रोल है कि क्योंकि इन्होंने देखा है आइडेंटिकल ट्विंस की जब स्टडी करी थी कि जो एक ही घर में दोनों ट्विंस रहते हैं तो उनके एटीट्यूड में काफी ज्यादा कोरिलेशन देखा गया है, मिलता जुलता। और जो अलग घरों में रहते हैं उनका एटीट्यूड भी अलग देखा गया है। एटीट्यूड के ऊपर स्टडी करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे ओवर्ट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। हम कैसे किसी के सामने बिहेव करते हैं वो हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड होता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। लोगों के सामने हमारे एटीट्यूड चेंज हो जाते हैं क्योंकि हम उनके बारे में सोचते अलग तरीके से हैं और हम बिहेव अलग तरीके से करने लगते हैं। फिर इसके अंदर हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक आएगा परसुएशन, मतलब हम कैसे किसी का एटीट्यूड बदल सकते हैं। और एक आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिससे हम अपना खुद का एटीट्यूड बदलने की कोशिश करते हैं। परसुएशन मतलब हम दूसरे का एटीट्यूड कैसे परसुएट करके बदलेंगे। और कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब है हम अपना एटीट्यूड जब चेंज करना चाहते हैं किसी रीजन की वजह से। तो परसुएशन एक तरीका होता है किसी को परसुएट करने का, किसी को मनाने का, किसी के एटीट्यूड को बदलने का। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे एटीट्यूड चेंजिंग बिजनेस आजकल कहाँ कहाँ पे है। जैसे आप जितनी भी एडवर्टीजमेंट देखते हो, टीवी में कमर्शियल देखते हो, मैगजीन में ऐड देखते हो, ये सारे क्या कर रहे हैं? ये आपका एटीट्यूड ही तो बदल रहे हैं। आपका प्रोडक्ट की तरफ एटीट्यूड पॉजिटिव बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। वो जिस चीज की ऐड कर रहे हैं वो इस गोल से करते हैं कि आप उसके प्रोडक्ट को पॉजिटिवली देखो और खरीदो जाके। तो ये सारी मैसेजेस जो है यूज करे जाते हैं एटीट्यूड को चेंज करने के लिए परसुएशन के थ्रू। टेक्निक कौन सी यूज हो रही है? आपको परसुएट किया जा रहा है। तो इसके अंदर साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि कुछ इश्यूज हैं।
इश्यूज क्या है एटीट्यूड इसमें परसुएशन में? एक्सपर्ट्स आर मोर परसुएसिव देन नॉन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब जिनको इस चीज की स्किल आता है, जो आर्ग्यूमेंट कैरी कर सकते हैं, ढंग से आर्ग्यूमेंट अपना डिलीवर कर सकते हैं, जो अब जब वो आर्ग्यू करते हैं तो उन्हें पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो किसी के समझाने में, किसी की बातों से जब हमें लगता है ना कि वो एक्सपर्ट है, तो हम उसको सुन के अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं। तो एक्सपर्ट बहुत अच्छे से परसुएट करते हैं, और जो एक्सपर्ट नहीं होते वो परसुएट नहीं कर पाते। सेकेंड पॉइंट ये कह रहे हैं कि मैसेजेस डू नॉट अपीयर टू बी डिजाइन टू चेंज आवर एटीट्यूड आर ऑफन मोर सक्सेसफुल इन दिस रिस्पेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि जो मैसेजेस हमें डायरेक्टली नहीं बोलते ना कि हमारा एटीट्यूड चेंज करें, जैसे आपको डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा कि आप जो है ये वाली चीज ही खरीदो, उस केस में आपका एटीट्यूड जल्दी चेंज होगा। जैसे सपोज आपके सामने दो शॉप्स हैं, दो शॉपकीपर हैं, दो शॉप्स हैं, और दोनों शॉप्स में वो चीज मिल रही है जो आपको चाहिए, और यहाँ आप बीच में खड़े हो। यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो आपको बार बार कह रहा है कि हमसे ले लो, हमारे पास ज्यादा अच्छा है, वो आपको परसुएट करने की कोशिश कर रहा है। ये वाला शॉपकीपर चुपचाप खड़ा है, मतलब वो कुछ ऐसा नहीं दिखा रहा है कि आप हमसे ही लो, वो बस ये देख रहे हैं कि आप आओगे तो वो आपको दे देगा। ये आपको कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे पास वो चीज रखी है, लेकिन आपकी मर्जी है, आपने लेना है तो ले लो। लेकिन ये वाला शॉपकीपर बार बार आपको बोल रहा है कि मेरी शॉप से ही लो। तो इस केस में क्या है, जो मैसेज आपको डायरेक्टली परसुएट कर रहा है आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप दूसरे पर्सन पे जाओगे जो आपको डेलिबरेटली परसुएट ना कर रहा हो। तो इस तरीके से कई बार मैसेजेस जो है ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जिससे वो डायरेक्टली परसुएट ना करें। फिर आता है तीसरा, अट्रैक्टिव सोर्सेज आर मोर इफेक्टिव इन चेंजिंग एटीट्यूड। तो अट्रैक्टिव सोर्सेज का मतलब है जैसे जो मॉडल्स वगैरह यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट्स में, अगर कोई अट्रैक्टिव सोर्स है तो वो जल्दी अपील करेगा लोगों को। चौथी चीज है, पीपल आर समटाइम्स मोर ससेप्टिबल टू परसुएशन व्हेन दे आर डिस्ट्रैक्टेड बाय सम एक्सट्रेनियस इवेंट देन व्हेन दे आर पेइंग फुल अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग सेड। अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए किसी टाइम पे, कोई आपको परसुएट करने की कोशिश कर रहा है और उस टाइम आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो आप जल्दी परसुएट हो जाते हो। इंस्टेड जब आप, अब ये बहुत ही सिंपल सा इसका एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज आप जैसे जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको इस चीज का आइडिया होगा कि आप किसी चीज पे साइन कराने के लिए अपने बॉस के पास गए, ठीक है। अगर वो उस चीज को बड़े ध्यान से पढ़ रहा है, पूरी अटेंशन उस पेपर पे देके पूरा पढ़ रहा है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ रहा है, तो वो उस पे साइन करने से पहले आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा। वहीं पे अगर बॉस का फोन आ जाता है और वो फोन में बिजी हो जाता है, तो वो क्या करेगा, दो चार लाइनें पढ़ेगा और फटाफट साइन करके दे देगा, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है। तो ये वाली स्ट्रैटेजी भी यूज करी जाती है कि जब आप किसी को परसुएट करो तो थोड़ा सा उसको डिस्ट्रैक्टेड रखो, ताकि वो इतना ज्यादा अटेंशन उस पर ना दे, क्योंकि ज्यादा अटेंशन देने से हमारे माइंड में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, when an audience holds attitude contrary to those of a would-be persuader, it is often more effective for the communicator to adopt two-sided approach. Two-sided approach adopt करने का मतलब है ऑडियंस को आपने दोनों साइड्स के बारे में बताना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। वन साइडेड अप्रोच से लगता है कि आप डेलिबरेटली या एक बहुत ज्यादा एक बायस होके आप बता रहे हो, लेकिन अगर आप दोनों चीजों के बारे में बताओगे, ऐसे करोगे तो जैसे वो होते हैं कई लोग LIC एजेंट्स होते हैं या कुछ होते हैं, दोनों चीजों के पॉजिटिव नेगेटिव बताते हैं, फिर कहते हैं आपके ऊपर है, देख लो, आपको अच्छा लगेगा तो आप ले सकते हो, जिससे आपका बेनिफिट तो होगा ही, लेकिन फिर वो भी है। तो दोनों साइड की चीजें आपको बता रहे हैं और साथ साथ परसुएट भी कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छा है लेना। तो जब वो दोनों साइड के आर्गुमेंट सामने रखते हैं तब हम उन पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ जब वो एक ही चीज बार बार बोलते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि आपको सामने वाले को सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं दिखाने हैं, आपको उसको नेगेटिव भी बताना है कि हाँ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन एडवांटेजेस ये हैं। आप उसको इनडायरेक्टली ये बता रहे हो कि भाई डिसएडवांटेजेस तो सब में ही होते हैं, लेकिन एडवांटेजेस इसके कितने ज्यादा हैं, ऐसे। फिर पीपल हु सीक रैपिडली आर ऑफन मोर परसुएसिव देन पर्सन हु स्पीक स्लोली। तो जो जल्दी बात करते हैं वो जल्दी परसुएट करते हैं, जो स्लोली बात करते हैं वो थोड़ा सा परसुएट करने में स्लो होते हैं। तो कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ वी डू नॉट ऑलवेज डिस्ट्रस्ट फास्ट टॉकिंग पॉलिटिशियन। तो जो सेल्स पर्सन हो गया, जो लोग थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं, तो हमें जो सोच सोच के बोल रहा है
आपको ये लगेगा ना कि उसको पता नहीं है, वो बहुत सोच सोच के बोल रहा है। जो जल्दी जल्दी बोल रहा है आपको लगेगा कि इसको सब पता है इसलिए इतनी जल्दी जल्दी बात कर रहा है, तो वो परसुएशन ज्यादा अच्छी कर पाता है। परसुएशन कैन बी एनहेंस्ड बाय मैसेजेस दैट अराउज स्ट्रॉन्ग इमोशन। अगर आप किसी को बहुत इमोशनल कर दोगे तो आप उसको बहुत जल्दी परसुएट कर सकते हो, डरा के या इमोशनल करके। इमोशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मतलब उसमें। तो ये इश्यूज हैं सारे जिसमें हम किसी को परसुएट करके उसकी एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कॉग्निटिव अप्रोच टू परसुएशन। अभी तक हमने पढ़ा है इश्यूज क्या थे, अब है कॉग्निटिव अप्रोच। तो इसमें दो तरह की प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। तो जैसे इन्होंने बोला है कि जब आप टेलीविजन कमर्शियल देखते हो या किसी पॉलिटिशियन की स्पीच सुनते हो तो तब आपको किस तरह के मैसेजेस वहां पे मतलब दिखाते हैं कि क्या हो रहा है बाहर या क्या चल रहा है, क्या क्या मैसेजेस आपके सामने आते हैं उस टाइम पे। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे हम टीवी में कोई कमर्शियल देख रहे हैं या पॉलिटिशियन की स्पीच भी सुन रहे हैं, तो कितना ध्यान हम उस पर देते हैं, हम कितनी उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करते हैं, क्या हम उस इंफॉर्मेशन के बारे में बाद में सोचते हैं, क्या हम उसको किसी तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम ध्यान भी नहीं देते हैं और उसी चीज का फायदा उठा के हमें परसुएट भी किया जाता है। तो उसी के बारे में अब ये बात कर रहे हैं कि ऐसे दो तरीके हैं परसुएशन के। एक होता है सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग और दूसरा सेंट्रल रूट, सॉरी सिस्टमैटिक को ही सेंट्रल रूट बोलते हैं, दूसरा होता है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं पेरिफेरल रूट। सिस्टमैटिक यानी कि सेंट्रल रूट, ह्यूरिस्टिक यानी कि पेरिफेरल रूट। तो सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग का मतलब है जब हम किसी मैसेज को बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहे हो और हम उसको बहुत एफर्ट लगा के एब्जॉर्ब करने की, प्रोसेस करने की, अपने माइंड में इवेलुएट करने की, उसके ऊपर हम पूरा ध्यान देके उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी सही है कितनी गलत है। कोई स्पीच दे रहा है पॉलिटिशियन, हम उसकी स्पीच को बहुत ध्यान से सोच रहे हैं और उसके बारे में हम काफी देर तक सोच रहे हैं, ऐसे ही परसुएट नहीं हो रहे, हम उसको इवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हो गई सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग या सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग। दूसरी ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग होती है जिसको पेरिफेरल भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस हमने ऊपर ऊपर से कोई चीज सुनी है और हम किसी छोटी सी चीज को सुन के हम परसुएट हो गए हैं। मतलब हमने उसको बहुत ध्यान से नहीं सुना, बस हमने ये देख लिया कि जो बंदा बात कर रहा है वो बहुत अच्छा है, वो उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं तो इसका मैसेज भी सही होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी तो हम इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा ध्यान से इवेलुएट कर रहे हैं एक एक वर्ड की क्या बोला गया है, और कभी हम बिल्कुल ही उस पर एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, बस हमने ये देख लिया मैसेज कौन बोल रहा है, मैसेज आया कहाँ से है, उसका सोर्स कौन है, बस सोर्स देखा और हमने उसकी बात सुन ली। वो हो गया ह्यूरिस्टिक शॉर्टकट मेथड, पेरिफेरल रूट। तो इस केस में ये कह रहे हैं कि दो अलग अलग मोड्स होते हैं। जैसे पहला है इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। ये वाला मॉडल अभी समझाएगा कि हम ऐसे क्यों करते हैं, कि सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग करते हैं या ह्यूरिस्टिक करते हैं। और दूसरा ह्यूरिस्टिक सिस्टमैटिक मॉडल है। तो जब हम सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग करते हैं, सिस्टमैटिक मतलब जब हम किसी चीज को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं, इवेलुएट कर रहे होते हैं किसी इंफॉर्मेशन को, जैसे किसी एडवर्टीजमेंट को आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर चीज की बहुत अच्छी नॉलेज होती है और कहीं ना कहीं हमें उसमें इंटरेस्ट होता है, हम कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होते हैं उस चीज को सुनने के लिए। अब कोई ऐसी चीज के बारे में बात हो रही है जिसका आपको बहुत नॉलेज है, और नॉलेज है तो ऑब्वियसली आप उस चीज का वर्ड टू वर्ड समझ जाओगे कि क्या बात हो रही है, उसके बाद आप मोटिवेटेड हो किसी रीजन की वजह से उसको सुनने के लिए, तब तो हम करते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग। लेकिन अगर हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं है, हमें पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं, या हमें उसके पूरे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियर नहीं है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज करते हैं। और ह्यूरिस्टिक मेथड में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि मैसेज देने वाला सोर्स कौन है। अगर हमें वो सोर्स अच्छा लगता है तो हम उसके मैसेज को सुन के परसुएड हो जाते हैं, अगर हमें वो सोर्स इतना खास नहीं लगता तो हम नहीं होते। तो इस तरीके से जो इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल है वो ये कह रहा है कि अ कॉग्निटिव मॉडल परसुएशन
सजेस्टिंग दैट परसुएशन कैन अकर थ्रू डिस्टिंक्ट रूट। तो ये एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल कह रहा है कि परसुएशन जो है अलग अलग रूट से भी हो सकती है। और जो ह्यूरिस्टिक सिस्टमैटिक मॉडल है वो ये कह रहा है कि परसुएशन कैन अकर थ्रू डिस्टिंक्टली डिफरेंट रूट्स। मतलब ये दोनों ही मॉडल आपको ये बता रहे हैं कि जो प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की वो दो तरीके से होती है, या तो सिस्टमैटिक होती है या फिर ह्यूरिस्टिक होती है। दोनों ही मॉडल ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। और सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में हम क्रिटिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे किसी चीज़ की कॉस्ट कितनी है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, उसकी एक्सपायरी डेट कब है। तो इस तरीके से हम सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग करते हैं। ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में हम ऊपर ऊपर की चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि वो चीज़ दिखने में कैसी है, उसका कलर किस तरीके का है, उसकी शेप कैसी है, वो चीज़ यूज़ करने हैंडल करने में उठाने में कितनी ईजी है। तो ये हो गई ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। तो ये दोनों जो मॉडल्स हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि हम दो तरीके से करते हैं, दो अलग अलग मोड है प्रोसेसिंग करने के। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इट हैज बीन फाउंड दैट व्हेन परसुएसिव मैसेजेस आर नॉट इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट टू इंडिविजुअल्स, द अमाउंट ऑफ परसुएशन दीज मैसेजेस प्रोड्यूस इज नॉट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस। मतलब अगर हमें किसी परसुएशन मैसेज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं लगता है हमें, तो हम उस चीज़ के ऊपर इतना, ना ही हमारे ऊपर उसका कोई इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो उसके बारे में कितना भी अच्छा बोल ले। लेकिन अगर हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, हम मोटिवेटेड ही नहीं है उस चीज़ की तरफ, तो वो हमारे को कन्विंस नहीं कर सकता है। तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, ह्यूरिस्टिक मॉडल की तरफ जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि ठीक है, उसका ऊपर ऊपर से देख लिया कि चलो दिखने में तो अच्छा लग रहा है, रख भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या वैसे ठीक ही लग रहा है, ऊपर ऊपर से हम देख लेते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग नहीं करते हैं। एक चीज इसमें और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो हमने बात करी थी कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो बहुत जल्दी परसुएड हो जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे यही बोल रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड जो होता है वो सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में आपको पूरा ध्यान देना है, और डिस्ट्रैक्टेड पर्सन सिस्टमैटिक नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, फिर वो ह्यूरिस्टिक मेथड फॉलो करता है, देखता है कि मैसेज आ कहाँ से रहा है, क्या कम्युनिकेटर बहुत अट्रैक्टिव है, क्या वो एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट लगता है उसको कम्युनिकेटर, तो वो उसकी बात फटाफट सुन लेता है क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड होता है। तो इस तरीके से हम परसुएड होते हैं। फिर उसके आगे चलते हैं, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि एटीट्यूड कैसे मेजर करते हैं, साइकोलॉजिस्ट कैसे किसी का एटीट्यूड मेजर करते हैं। तो इसमें एक तो चीज़ें बता रहे हैं कि लाइकर्ट स्केल का यूज़ होता है। लाइकर्ट स्केल क्या होता है, जैसे हम रेटिंग्स नहीं देते हैं, आप लोग कोई ऐप यूज़ करते हो तो उसमें भी रेटिंग देने के लिए ऑप्शन आता है बाद में, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपने स्ट्रांगली एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो तो 1 चूज करना है, और स्ट्रांगली एग्री करते हो तो 5 चूज करना है, न्यूट्रल हो तो 3। तो इस तरीके से जो हम रेटिंग्स देते हैं उसको बोलते हैं लाइकर्ट स्केल। अब इस केस में लाइकर्ट स्केल में क्या है, प्रॉब्लम आती है कि कई बार लोग जानबूझ के उस तरह के आंसर्स दे देते हैं जो वो नहीं मानते। मतलब कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जिसके लिए अगर वो अपना रियल आंसर दे देंगे तो हो सकता है कि वो उनको लगेगा कि मेरे बारे में लोग बुरा मानेंगे, तो मैं वो चीज ना बताऊं। तो कई बार वो उसमें गलत ऑप्शन चूज कर देते हैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव लाइट में दिखाने के लिए। तो जहाँ पे लोग फेक आंसर्स यूज करते हैं, वहां पे एक तरीका बता रहे हैं कि यूज करते हैं साइकोलॉजिस्ट, जिसको बोलते हैं बोगस पाइपलाइन। तो बोगस पाइपलाइन क्या चीज है, जैसे यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये जो पार्टिसिपेंट है, इस पार्टिसिपेंट के साथ एक अपैरेटस लगा देते हैं इस तरीके से, जैसे वायर लगी होती है, और यहाँ पे उसको रेटिंग्स देनी होती है इस मशीन में। ये रेटिंग्स देने के लिए है, बटन्स है, और ये अपैरेटस है जिसको इन्होंने बोला है बोगस पाइपलाइन। ठीक है। अब बोगस पाइपलाइन ये इसको जो रिसर्चर है, एक्सपेरिमेंटर है, वो पार्टिसिपेंट को बोल रहा है कि आप जो भी जवाब दोगे उससे आपकी बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होंगे, या जो भी आपके ब्रेन वेव्स में चेंजेस होंगे, मसल में चेंजेस होंगे, उससे ये मशीन जो है उसको पता चल जाएगा कि आपका रिस्पॉन्स जो है वो सही है या गलत है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कई बार वो लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करा जाता है, लाई डिटेक्टर वाला, उसी तरीके से है ये बोगस पाइपलाइन। अब इसमें क्या होता है, कैसे हम यकीन दिलाते हैं कि ये मशीन काम करती है। तो क्या होगा कि हम उस अपैरेटस को अटैच कर देंगे पार्टिसिपेंट के साथ, और उसे ये कह देंगे कि आपकी जो भी चेंजेस होंगे आपके बॉडी में उसको ये मेजर कर रहा है, और उससे आपके रियल व्यूज पता चल जाएंगे, उसको मशीन रीड करेगा, उसे पता चल जाएगा कि आपने क्या आप सोचते हो।
अब कुछ चीजें हमें पहले से ही पार्टिसिपेंट के बारे में पता होती है, साइकोलॉजिस्ट पहले से ही थोड़ा बहुत रिसर्च करके रखता है और उस पार्टिसिपेंट के बारे में पता करके रखता है। तो शुरू शुरू में क्या करा जाता है कि जब वो सेम क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं जिसके बारे में हमें उसका एटीट्यूड ऑलरेडी पता है, और वो मशीन में उसी तरीके से रीड करवाया जाता है। जैसे उससे ये पूछ लिया, जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट है, उस पार्टिसिपेंट्स का एटीट्यूड जानता है कि वो पार्टिसिपेंट जो है वो, उसका जो एटीट्यूड है किसी पॉलिटिशियन की तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। अब वो साइकोलॉजिस्ट उससे वही क्वेश्चन पूछेगा उस टाइम पे मशीन लगा के कि आप इस साइकोलॉजिस्ट के बारे में क्या सोचते हो, क्या ये आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा वो है, पॉलिटिशियन है। अब उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा, उसे पता है कि वो नेगेटिव ही बोलेगा, कि वो उसको पसंद नहीं है, ठीक है। तो मशीन में वो उस चीज को ग्रीन लाइट दिखाएगा कि अगर उसने बोला कि हाँ मुझे ये पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं पसंद, तो वो ग्रीन लाइट दिखाएगा, दैट मीन्स वो जो बोल रहा है वो मशीन बता रही है सही बोल रहा है। मान लो उसने झूठ बोल दिया पार्टिसिपेंट ने कि मुझे वो पॉलिटिशियन पसंद है, जबकि वो उसको नहीं पसंद करता, तो वहां पे मशीन में रेड लाइट दिखाएगा। तो इससे उस पार्टिसिपेंट को आप ये प्रूव कर रहे हो कि ये मशीन को पता चल जाता है कि आप कब अपना सही एटीट्यूड दिखा रहे हो और कब गलत, मतलब आप कब सही जवाब दे रहे हो कब गलत, एक तरीके से जैसे आप लाई डिटेक्ट करते हो। तो इस तरीके से इस बोगस पाइपलाइन मशीन के थ्रू हम पार्टिसिपेंट्स को एक दो क्वेश्चंस पूछ के उनको ये यकीन दिला देते हैं कि ये मशीन आपका एटीट्यूड चेक कर सकती है। और वो क्वेश्चंस हम कौन से पूछते हैं, जो हमें पता है कि वो क्या सोचता है उसके बारे में। तो अगेन इसमें कहते हैं कि ये बहुत ही अनएथिकल तरीका है, साइकोलॉजिस्ट को ये तरीका यूज नहीं करना चाहिए, और ये इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया है। फिर आगे बात करेंगे परसुएशन के बाद कॉग्निटिव डिसोनेंस की। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ये होता है कि जब हमारा एटीट्यूड किसी चीज की तरफ नेगेटिव है, लेकिन हम फिर भी वो चीज कर रहे हैं, तो हमको खुद ही अंदर से बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है कि ये ऐसे क्यों करा हमने। वो फिर एक डिसोनेंस हो जाता है हमारे माइंड में। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब कॉग्निटिवली हमें कुछ डिससेटिस्फैक्शन सी होने लग जाती है। जैसे सपोज आप, कोई भी है वो स्मोकिंग करता है, ठीक है, उसकी स्मोकिंग की आदत है, लेकिन वो किसी और को समझा रहा है, तो वो बोल रहा है कि तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तो उस टाइम उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक डिसोनेंस रहेगा कि मैं खुद कर रहा हूँ लेकिन मैं उसे बोल रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, उस डिसोनेंस की वजह से या तो अपनी आदत सुधारेगा या वो बोलना बंद कर देगा ये चीज। तो ये होती है कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो मतलब हम अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं क्योंकि हमको डिसोनेंस फील होती है। और ऐसे हम बहुत बार ही करते हैं, जैसे किसी ने कोई स्वेटर पहना हुआ है और बहुत अजीब सा, हमें अच्छा नहीं लग रहा उसको स्वेटर का कलर, लेकिन आपको आके उसने पूछ लिया ये स्वेटर मेरे पे कैसा लग रहा है, तो आप तो बोलोगे कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, रियली नाइस, लेकिन आपको अंदर ही अंदर एक डिसोनेंस फील होगा कि मतलब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, तो वो चीज हो जाती है डिसोनेंस। तो आप अपने आप से थोड़ा सा डिसऑनेस्ट हो जाते हो जब, तो डिसोनेंस फील होती है, जिसकी वजह से आप कोशिश करते हो कि आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, क्योंकि हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। और अनकंफर्टेबल जब फील होता है तो हम कहीं ना कहीं किसी तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इंड्यूस कंप्लायंस, मतलब जो हम जबरदस्ती किसी की तारीफ कर देते हैं जबकि हमें नहीं भी पता होता, या हम किसी को हाँ बोल देते हैं जबकि हमें कोई चीज नहीं भी पसंद होती, इसको ये बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट, इसे कहा जाता है इंड्यूस्ड कंप्लायंस। और इसकी वजह से फिर क्या होता है, हमारे एटीट्यूड में चेंज आने लगता है। तो फिर हम अपने एटीट्यूड के साथ चेंजेस करते हैं ताकि वो जो हमारी थिंकिंग में और हमारे बिहेवियर में जो गैप आ रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। तो हम किसी ना किसी तरीके से सोचते हैं चलो ठीक ही तो है, इतना खराब तो नहीं है। तो इस टाइप का जो बिहेवियर है उसको बोलते हैं एटीट्यूड डिस्क्रिपेंट बिहेवियर। मतलब हमें पता है कि हमें वो चीज बहुत खराब लगती है, फिर भी हमने उसको बोल दिया बहुत अच्छी है, फिर हम अपने माइंड में सोचते हैं चलो इतनी खराब भी नहीं लग रही थी। तो हम अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें डिसोनेंस फील हो रही है। तो डिसोनेंस क्या है, फीलिंग जो हम एक्सपीरियंस करते हैं जब हमारे गैप हो जाता है हमारे एटीट्यूड में और हमारे बिहेवियर में। हम सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो गैप अगर उसमें ज्यादा है तो हमें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, डिसोनेंस फील होता है। और उसको कम करने के लिए, अपने कंफर्ट लेवल को इंक्रीज करने के लिए हम या तो अपना एटीट्यूड या अपना बिहेवियर एक चीज को बदलने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अभी मैंने वो स्वेटर वाली बात बताई कि आपने अपने फ्रेंड को बोला कि स्वेटर ठीक अच्छा लग रहा है जबकि आपको वो बहुत गंदा लग रहा है, तो आप क्या करोगे, या तो आप अपना बिहेवियर चेंज करोगे, आप नेक्स्ट टाइम से नहीं बोलोगे,
जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या फिर आप अपने आप को बोलोगे ठीक है इतना खराब कलर भी नहीं है, आप अपने आप को अपना एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करोगे। और एक चीज और हम करते हैं जिसको ये बोलते हैं ट्रिविलाइजेशन। ट्रिविलाइजेशन मतलब छोटा बना देना किसी चीज को, कि आप उस बारे में सोचोगे नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या सोचता हूँ क्या बोलता हूँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ट्रिवियल बना दिया आपने, उस चीज को छोटा कर दिया कि ये इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है जिसके ऊपर मैं इतना सोच रहा हूँ। तो ये तो डायरेक्ट तरीके हो गए। अब कुछ ऐसे इनडायरेक्ट तरीके भी होते हैं। अभी हमने जो बात करी वो डायरेक्ट टैक्टिक्स थे, अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्टिक्स क्या होते हैं इस ऐसे गैप को कम करने के लिए एटीट्यूड और बिहेवियर को के बीच का। तो जो इनडायरेक्ट तरीका है उसका नाम है सेल्फ एफर्मेशन। और ये बता रहे हैं इसमें, ये जो बात कर रहे हैं इनका नाम है स्टील। तो ये कह रहे हैं कि जैसे सेल्फ अफर्मेशन का मतलब है हम अपने आप के बारे में अच्छी चीजें सोचना शुरू कर देते हैं, ताकि हमें जो अनकंफर्टेबल और एक जो अजीब सा फील हो रहा है डिसोनेंस, वो कम हो जाए। जैसे इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसके बॉस ने उससे पूछा, बताया कि मेरा ये प्लान है आगे अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए, हमारा ये प्लान है। और उसने बोला कि हाँ आपका प्लान बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली कोई सबॉर्डिनेट है वो अपने बॉस को यही कहेगा मोस्टली कि हाँ आपने जो प्लान किया है वो सही है, अच्छा है, ठीक है। और बाद में उसके माइंड में थॉट आ रहा है कि मैंने क्यों बोल दिया, वो इतना प्लान इतना घटिया था, वो काम नहीं करेगा, उसका प्लान इतना खराब था, पता नहीं मैंने क्यों हाँ बोल दिया। अब वो डिसोनेंस फील हो रही है कि मैंने बोला कुछ और लेकिन मेरे को लग कुछ और रहा था। उसको कम करने के लिए डिसोनेंस को वो सेल्फ अफर्मेशन टेक्निक यूज करेगा, और वो अपने बारे में कुछ पॉजिटिव चीजें सोचेगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम किसी की हेल्प करी थी, या मैंने कुछ किसी को मदद करी, या कुछ अच्छा किया था किसी के लिए। जब वो इस तरीके से अपने आप को सेल्फ अफर्मेशन देगा तो उसके माइंड में जो डिसोनेंस थी, उससे जो उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, वो कम हो जाएगा। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है अपना डिस्कम्फर्ट कम करने का, डिसोनेंस कम करने का। तो इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।